नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अजय चौटाला का बयान, भारत में भी जेएनजी आंदोलन की मांग। अजय चौटाला के बयान से राजनीति गरमाई। उनका इशारा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला ने एक वीडियो बयान में केंद्र सरकार के खिलाफ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे जेएनजी विरोध प्रदर्शनों की मांग की है, जिस पर राजनीतिक हलचल मच गई। अजय चौटाला भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर बयान दिया। यह घटना पड़ोसी देशों में हाल की राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में आई है, जहां युवा आधारित आंदोलनों ने सरकारों को उखाड़ फेंका। अजय चौटाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि श्रीलंका में युवाओं ने जिस तरह सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, बांग्लादेश के युवाओं ने सरकार को भगाया, नेपाल के युवाओं ने भी यही किया। भारत में भी मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनानी होगी। चौटाला का इशारा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर है। अजय चौटाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा नेताओं ने इसे असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बयान करार दिया। विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा। बीजेपी अजय चौटाला के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। भाजपा ने चौटाला के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया। भाजपा प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दक्षिण एशिया के कई देशों में युवा आधारित आंदोलनों ने सरकारों को चुनौती दी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत में युवाओं में असंतोष तो है, लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारण बड़े पैमाने पर ऐसी उथल-पुथल की संभावना फिलहाल कम है। मुस्तफिजुर को केकेआर से हटाने पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, सनातनियों की जीत। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल। मुस्तफिजुर को केकेआर से रिलीज करने के फैसले पर राजनीति गर्म हो गई है, जहां बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसे हिंदुओं और सनातनियों की जीत बताते हुए शाहरुख खान को चेताया कि भारत में रहते हुए सनातनियों के खिलाफ पंगा लेना सही नहीं है। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि फ्रेंचाइजी पीसीसीआई और आईसीसी के नियमों का पालन कर रही थी और शाहरुख खान पर आरोप लगाने की बजाय बोर्ड से सवाल करना चाहिए। इस मामले ने भारत में खेल, राजनीति और धर्म के बीच बहस को तेज कर दिया है। मुस्तफिजुर विवाद पर शशि थरूर बोले, खेल को राजनीति से ना जोड़ें। बांग्लादेश मुद्दे पर थरूर की दो टूक, क्रिकेट अलग, कूटनीति अलग। शशि थरूर ने पूछा, खिलाड़ी का राजनीति से क्या लेना देना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि क्रिकेट को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया उन्होंने आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के चयन को लेकर हुई आलोचना पर दी। थरूर ने कहा कि खेल पर राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और कुछ क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी हैं और उनका बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। थरूर ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर वार्ता कर रही है और यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, लेकिन खेल बहिष्कार से कोई सकारात्मक या रचनात्मक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति को खेल से दूर रखा जाना चाहिए। बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर का आईपीएल 2026 से बाहर होना विवादित। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के निर्देश के बाद आईपीएल 2026 सीजन से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है। केकेआर ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह फैसला बीसीसीआई आईपीएल के रेगुलेटर के रूप में दिए गए निर्देश के तहत उचित प्रक्रिया और सलाह के बाद लिया गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए फ्रेंचाइजी को यह कदम उठाने को कहा गया था और रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की भी अनुमति दी गई है। बता दें कि मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हालांकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और राजनीतिक व धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद यह चयन विवादों में आ गया। बिहार की लड़कियों पर टिप्पणी से बवाल। मंत्री के पति साहू के बयान से बीजेपी ने बनाई दूरी।
तेजस्वी कांग्रेस का हमला, महिला आयोग करेगा कार्रवाई। उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की एक कथित टिप्पणी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साहू को यह कहते हुए सुना गया कि बिहार से लड़कियों को 20 से 25 हजार में शादी के लिए लाया जा सकता है। बयान सामने आने के बाद साहू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं। वहीं बीजेपी ने भी उनके इस बयान की निंदा करते हुए खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने इसे महिलाओं और बिहार का अपमान बताया। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की भी मांग की। इस बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने साहू को नोटिस जारी करने की बात कही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रूस ने की कड़ी निंदा। रूस ने कहा बिना वजह सशस्त्र आक्रमण। रूसी विदेश मंत्रालय बोला कूटनीति को किया गया नजरअंदाज। रूस ने शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने बिना किसी ठोस कारण के वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण किया, जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। रूस ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के पीछे किसी वास्तविक कारण की बजाय वैचारिक दुश्मनी हावी रही और कूटनीति को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। बयान में कहा गया कि हमले को सही ठहराने के लिए दिए गए बहाने पूरी तरह निराधार हैं। रूस ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता जताई, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ किसी सीधे संघर्ष की स्थिति में वह काराकास को सैन्य मदद नहीं देगा। रूस ने बताया कि अमेरिकी हमलों में किसी रूसी नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर यूएस का हमला, तेज धमाके और धुएं का एक गुब्बार देखा गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में काराकास में कई धमाके दिखाए गए। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हवाई जहाजों की आवाजें, तेज धमाके और धुएं का एक गुब्बार देखा गया। रॉयटर्स को प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर के दक्षिणी हिस्से में जहां एक प्रमुख सैन्य अड्डा स्थित है, वहां बिजली गुल हो गई। इन घटनाओं का सटीक कारण और स्थान तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में काराकास में कई धमाके दिखाए गए हैं। अभी तक यूएस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि उसने वेनेजुएला की राजधानी पर हमला किया है, लेकिन यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह वेनेजुएला को आए दिन धमकियां दे रहे थे, उससे यही लग रहा है कि यूएस ने ही यह हमला किया है। वेनेजुएला बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है। अमेरिका की नज़र उस पर हमेशा रही है और वो वहाँ अपनी समर्थक सरकार चाहता है। यह घटना अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई का वादा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर निजी तौर पर दबाव डाला है कि वे सत्ता छोड़ दें। ट्रंप ने सोमवार को ही कहा था कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना स्मार्ट होगा। अमेरिकी हमले के बीच वेनेजुएला में आपातकाल लागू। वेनेजुएला ने अमेरिका के सैन्य आक्रमण को नामंजूर करते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस हमले का उद्देश्य यूएस द्वारा देश के तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। वेनेजुएला ने अमेरिका के सैन्य आक्रमण को नामंजूर करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सरकारी बयान में कहा गया कि काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में हमले हुए, जिसके चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रक्षा बलों को तैनात कर दिया। वेनेजुएला सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस हमले का उद्देश्य यूएसए द्वारा देश के तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका इन संसाधनों को हासिल करने में सफल नहीं होगा। मादुरो ने पूरे देश में बाहरी उथल-पुथल की स्थिति घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए और उसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को समय और परिस्थितियों के अनुसार लागू करने को कहा है। साथ ही सरकार ने देश की सभी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से अपील की है कि वे लामबंदी योजनाओं को सक्रिय करें और इस कथित साम्राज्यवादी हमले की कड़ी निंदा करें। ट्रंप का दावा, काराकास हमलों के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। ट्रंप इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर की गई और दोनों को देश से बाहर ले जाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है
और वेनेजुएला सरकार ने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। हमले से पहले काराकास में कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। विमान कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे और कई इलाकों में आग व बिजली गुल होने की खबरें आईं। हमले से पहले काराकास में कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। विमान कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे और कई इलाकों में आग और बिजली गुल होने की खबरें आईं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध जीत पर विवाद, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। चुनाव आयोग ने रोकी विजेताओं की अंतिम घोषणा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने वाले चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के कुल 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें भाजपा के 44, शिवसेना के 22 और एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 22 निर्विरोध जीत कल्याण डोंबिवली नगर निगम में हुई हैं। हालांकि विपक्ष ने इन जीतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने धमकी, दबाव और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। विपक्ष के आरोपों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित वार्डों में विजेताओं की अंतिम घोषणा जांच पूरी होने तक रोक दी है। राज्य में 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को मतगणना होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.